हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं और अभी मैं कवर कर रही हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर में परफॉर्म होने वाली डिफरेंट टेस्ट, जिसमें मैंने रीज़न बताया था कि क्यों नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मैंने पूरा थॉरोली आपको नो लोड टेस्ट समझाई थी, जिसमें कुछ पैरामीटर्स का इवैल्यूएशन डिपेंडेंट था ब्लॉक रोटर टेस्ट पर। और इस पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को सेपरेट करना सिखाया नो लोड टेस्ट से आने वाले लॉसेस की वैल्यूज से। आज मैं आपको ब्लॉक रोटर टेस्ट थॉरोली समझा रही हूँ। ब्लॉक रोटर टेस्ट यूज इवैल्यूएशंस निकलेंगे, उनकी मदद से हम नो लोड टेस्ट के कुछ पैरामीटर्स का इवैल्यूएशन करेंगे, वो भी मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी। साथ में ब्लॉक रोटर टेस्ट से हमें क्या क्या पता चल रहा है, फुल लोड कॉपर लॉसेस पता चल रहा है और प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब स्टेटर और रोटर साइड के लीकेज इम्पिडेंसेस पता चल रहे हैं। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट होता क्या है, थॉरोली ये जो है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है ट्रांसफार्मर जैसी। अब कैसे ब्लॉक्ड रोटर से शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्रिएट होती वो मैं समझा देती हूँ आपको। ब्लॉक रोटर का मतलब क्या है, रोटर को ब्लॉक कर देना, घूमने नहीं देना। रोटर को घूमने नहीं देना मतलब स्पीड रोटर की कितनी कर दी, 0। और ये कैसे अचीव किया जाता है, एक्सपेरिमेंट जब आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर एक बेल्ट होता है, उस बेल्ट की मदद से हम होल्ड कर लेते हैं रोटर को और रोटर मूव नहीं कर पाता, रोटेट नहीं कर पाता। तो हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी मदद से रोटर ब्लॉक हो जाता है। तो रोटर को जब हम ब्लॉक कर देते हैं इसका मतलब रोटर की स्पीड कितनी हो गई, 0। और रोटर की स्पीड 0 हो गई मतलब स्लिप कितनी हो जाती है, 1। क्योंकि स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस एन आर अपॉन ns होता है, तो ns माइनस 0 अपॉन ns मतलब ns अपॉन ns 1 हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफार्मर में परफॉर्म करते हैं मतलब लोड साइड में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं, लोड हटा के शॉर्ट कर देते हैं, मतलब कितना रेजिस्टेंस लगा देते हैं या इम्पिडेंस लगा देते हैं, 0। तो मैं अब यही समझाने जा रही हूँ कि रोटर को ब्लॉक करना मतलब 0 इम्पिडेंस या 0 रेजिस्टेंस कैसा है। हमने देखा था इक्विवेलेंट सर्किट में, जैसा यहाँ पे दिखा रही हूँ कि रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट सर्किट में R2 डैश बाय S से रिप्रेजेंट होता है। रिएक्टेंस X2 डैश अलग है, ये R2 डैश बाय S से, और R2 डैश को ही हमने 2 पार्ट्स में लिखा था, एक R2 डैश था और एक था R2 डैश इंटू 1 माइनस S अपॉन S। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है लोड का और ये रिप्रेजेंटेशन है रोटर के रेजिस्टेंस का, जिसमें से करंट बहने पर कॉपर लॉसेस रोटर के होते हैं। तो ये R2 डैश बाय S से बहने वाले करंट की वजह से 2 टाइप की पावर्स का डाइवर्शन होता है, एक कॉपर लॉसेस की तरफ जो हम लूज कर देते हैं और एक होता है मैकेनिकल पावर में कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल वॉट्स का, ताकि लोड को घुमा सके। ये वो पावर है मैकेनिकल जो लोड को ट्रांसमिट होती है, लोड को घुमा सके। ठीक है, तो R2 डैश बाय S को मैं R2 डैश प्लस R2 डैश इंटू 1 माइनस S अपॉन S यहाँ लिख रही हूँ, और जैसे ही मैं स्लिप को 1 कर देती हूँ वैसे ही 1 माइनस S मतलब 1 माइनस 1 करके ये टर्म आपकी 0 हो जाती है। तो S NR इक्वल टू 0 पर मैकेनिकल लोड का जो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो 0 हो गया, और मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 0 हो गया मतलब कंडीशन कैसी क्रिएट हो गई, शॉर्ट सर्किट वाली क्रिएट हो गई है। इसलिए हम कहते हैं कि इफ लोड इज 0 दैट मीन शॉर्ट सर्किट, लोड 0 मतलब इम्पिडेंस 0 मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन है इलेक्ट्रिकली। और यहाँ पर ब्लॉक रोटर में हमने देखिए जैसे ही S इक्वल टू 1 किया तो ये टर्म 0 हो गई, मतलब R2 डैश बाय S की वैल्यू सीधे सीधे R2 डैश के बराबर हो गई, मतलब सिर्फ और सिर्फ रोटर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और मैकेनिकल लोड को रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था वो 0 हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। मतलब ब्लॉक रोटर वाली स्थिति जो है या सिचुएशन जो है वो शॉर्ट सर्किट के इक्विवेलेंट है, एज इफ लोड को हमने शॉर्ट कर दिया, एज इफ लोड को हटा के वहां हमने शॉर्ट सर्किट लगा दिया। तो अब मैं इस वाले सर्किट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूं, ये रेजिस्टेंस हो गया R2 डैश, और अब मेरा मैकेनिकल लोड जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। दिस इज शॉर्ट सर्किट, R2 डैश इंटू 1 माइनस S अपॉन S मेरा 0 हो चुका है। तो ये मेरे जो
जो इसकी फिजिबिलिटी बन रही है वो शॉर्ट सर्किट जैसी बन रही है, वो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो अब मेरा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, फुल लोड करंट बहाने की कोशिश करूंगी। और वजह क्या है फुल लोड करंट बहाने की, वो वजह ये है कि मुझे जो लॉसेस मेजर करने हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में या ब्लॉक रोटर टेस्ट में, वो मुझे मैक्सिमम कॉपर लॉसेस मेजर करने हैं। और मैक्सिमम कॉपर लॉसेस हम तभी मेजर कर सकते हैं जब हम मैक्सिमम करंट इसमें से बहाएं, जब हम मैक्सिमम करंट इसमें से बहाएं। अभी मैं थोड़ा बहुत जो बोल रही हूँ ये सब मेरी शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। इंडक्शन मोटर कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, क्योंकि वहाँ पर रोटर में बहने वाला करंट और रोटर का जो ईएमएफ होता है या रोटर का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो टोटली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है और रोटर के करंट और इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। तो वो सारी चीज़ें जो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड वाली वो अभी मैं समझाऊंगी। अभी मैं आपको जो बोल रही हूँ कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन से मैं फुल लोड करंट बहाकर यहाँ पर मैक्सिमम कॉपर लॉसेस मेजर करना चाहूँगी, ये सारी बातें मेरी सिमिलर टू ट्रांसफार्मर है। तो अब यहाँ पर मैं मैक्सिमम करंट बहाना चाहूंगी ताकि मुझे रोटर के कॉपर लॉसेस और स्टेटर के कॉपर लॉसेस मैक्सिमम पता चल सके। मतलब इस पर्टिकुलर इक्विवेलेंट सर्किट की जगह अगर मैं सर्किट डायग्राम देखूं, एक्चुअली जो लेबोरेटरी में सर्किट बनाते हैं वो ऐसा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसके रोटर को हमने ब्लॉक कर दिया है, सप्लाई साइड से जो हम 3 फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं उसमें भी 2 वॉट मीटर लगाएंगे, 3 लाइंस के बीच में 2 वॉट मीटर, एमीटर जो ब्लॉक रोटर टेस्ट का करंट मेजर करेगा लाइन करंट, और 2 लाइंस के बीच में VBL ये लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर करके देगा। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया ब्लॉक रोटर टेस्ट का, और ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ब्लॉक रोटर टेस्ट का। ठीक है, पर अब मैं आपको एक रीजन समझाना चाहती हूँ कि सप्लाई वोल्टेज जो रहता है वो हम रेटेड सप्लाई वोल्टेज नहीं देंगे और फ्रीक्वेंसी भी हम रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ये ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। दोनों के मैं रीजंस आपको दे रही हूँ। सप्लाई वोल्टेज आपका क्यों रेटेड नहीं होगा? सप्लाई वोल्टेज आपका रेटेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब रेटेड सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते थे तो सर्किट में इम्पीडेंस Z1 होता था, Z2 होता था, मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता था और शंट ब्रांच होती थी। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कुछ कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट आ गया। Z इक्विवेलेंट जो है इस सर्किट का वो कम हो गया। I1FL तो मुझे उतना ही फ्लो करवाना मैक्सिमम वाला ताकि मैं पूरे कॉपर लॉसेस, मैक्सिमम वाले कॉपर लॉसेस, फुल लोड वाले कॉपर लॉसेस मेजर कर सकूं। तो जब मुझे I1FL मुझे वही का वही चाहिए और Z इक्विवेलेंट छोटा हो गया है तो मुझे सप्लाई वोल्टेज भी छोटा कर देना पड़ेगा, कम कर देना पड़ेगा। तो ये जनरली 15% टू 20% इतना हम यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 25% सप्लाई वोल्टेज भी हम देते हैं यहाँ पर, ताकि I1FL को या I2-FL को मेंटेन कर सके फॉर लेस Z इक्विवेलेंट। ये लॉजिक है और इसको और थॉरोली समझना है तो आप मेरे शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर को ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने वोल्टेज को कम करने का रीज़न बताया। अब अगला है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है सप्लाई वोल्टेज की, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर लेस वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पर यहाँ पर हम सप्लाई वोल्टेज को भी कम करते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी हम कम करते हैं। रीज़न ये है बेटा कि ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो हमें पैरामीटर्स या वैल्यूज़ चाहिए वो हमें उस फ्रीक्वेंसी पर चाहिए जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं यहाँ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऐसा वर्ड क्यों यूज़ करी, वो इसलिए कि जिस नॉर्मल स्पीड पर रोटर घूम रहा होगा, जिस नॉर्मल स्पीड पर वो अपने फुल लोड को कैरी कर रही होगी 3 फेज इंडक्शन मोटर, उस नॉर्मल स्पीड पर रोटर में बहने वाला करंट, रोटर का वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ या रोटर का जो लीकेज रिएक्टेंस है वो सब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ रहे होंगे, वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे होंगे। मतलब लीकेज रिएक्टेंस की फ्रीक्वेंसी कम है, ईएमएफ इंड्यूस की फ्रीक्वेंसी कम है और करंट जो बह रहा है रोटर में उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी सबकी सेम ही है पर वो फ्रीक्वेंसी, रनिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है। मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन में रोटर साइड के
सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है वो लेस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड रहती है ऑपरेटिंग पॉइंट पर। इसका मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट में मुझे जो पैरामीटर्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इवैल्यूएट करनी चाहिए वो लेस फ्रीक्वेंसी पर इवैल्यूएट करनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग कंडीशन जिस इंडक्शन मोटर के बारे में ये सब कुछ मैं पता कर रही हूँ वो इंडक्शन मोटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है रोटर साइड की वो कुछ और ही है। तो फिर ब्लॉक रोटर टेस्ट हमें उसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर परफॉर्म करना चाहिए। अब हमें क्या क्या ब्लॉक रोटर टेस्ट से पता चलता है, तो नेचुरली हमें ब्लॉक रोटर टेस्ट से R1, X1, X2 डैश, R2 डैश ये सारी वैल्यूज पता चलती है। मतलब स्टेटर साइड का इम्पिडेंस और रोटर साइड का इम्पिडेंस हमें ये पता चलता है, इसे हम लीकेज इम्पिडेंस भी बोलते हैं। तो हमें ब्लॉक रोटर टेस्ट से Z1, Z2 पता चलता है। जैसा अभी मैंने बताया ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम फुल लोड कॉपर लॉसेस भी पता करते हैं। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ डिपेंडेंसी ऑफ रोटर साइड इम्पिडेंस लीकेज इम्पिडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी ये है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब ये ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपको लेस फ्रीक्वेंसी पर ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग कंडीशन इंडक्शन मोटर की रोटर साइड की लेस फ्रीक्वेंसी की होती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल की इंटरनेशनल बॉडीज है उसमें से IEEE एक बहुत ही एस्टीम्ड बॉडी है, उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट हमेशा 25% ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर परफॉर्म होनी चाहिए। और वोल्टेज का अभी मैंने बताया आपको कि वोल्टेज भी कम फ्रीक्वेंसी पर परफॉर्म होना चाहिए, वोल्टेज भी कम मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट कम वोल्टेज पर ब्लॉक रोटर टेस्ट कम वोल्टेज पर परफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि I1FL हमें कांस्टेंट रखना है। Z इक्विवेलेंट कम हो गया तो इसे भी कम होना पड़ेगा ताकि I1FL कांस्टेंट रह सके। तो मैंने अभी समझाया कि ब्लॉक रोटर टेस्ट कम रेट वोल्टेज पर परफॉर्म होता है, कम रेट सप्लाई वोल्टेज पर परफॉर्म होता है और कम फ्रीक्वेंसी पर परफॉर्म होता है। दोनों के रीजन मैंने आपको बता दिए। साथ में वो वाली मोटर्स जिनकी रेटिंग 18.5 किलोवाट से कम होती है, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी का रिडक्शन नहीं करते। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी जो होती है वो हम 50 हर्ट्ज पर ही ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, मतलब ऑपरेटिंग कंडीशंस की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऐसा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है वो वाली मोटर्स के लिए जिनकी रेटिंग 18.5 से कम है। अब टेस्ट करंट को जो है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है फुल लोड पर। यही रीजन दिया है मैंने, फुल लोड पर टेस्ट करंट को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब करंट जो सेंड हो रहा है लेस सप्लाई वोल्टेज और लेस फ्रीक्वेंसी की वजह से वो मेंटेन हो रहा है आपका कितना रेटेड सप्लाई करंट ही होना चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करने, कॉपर लॉसेस करंट पर डिपेंडेंट होते हैं, तो मैक्सिमम कॉपर लॉसेस पता करना है तो मैक्सिमम करंट ही बहाना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन पर निर्भर करता है, इसलिए भी हमें वोल्ट करंट जो है वो मैक्सिमम वाला मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको ये चीज़ें समझाई कि ब्लॉक रोटर टेस्ट शॉर्ट सर्किट के कैसे इक्विवेलेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ से लॉजिकली समझाई। फिर सेकंड मेरा पॉइंट था, मैंने आपको समझाया है कि लेस वोल्टेज और लेस फ्रीक्वेंसी पर ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। किन मोटर्स के लिए जिनकी रेटिंग 18.5 किलोवाट से बड़ी है उनके लिए फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, और जिन मोटर्स की रेटिंग 18.5 किलोवाट से कम है वो कम फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर हम ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और फिर नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि ब्लॉक रोटर टेस्ट में करंट को हम ज़्यादा वैल्यू पर मेंटेन करते हैं रेटेड वैल्यू पर, ताकि लीकेज रिएक्टेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होता है सैचुरेशन की वजह से, तो इसलिए उस चीज़ को भी हम मेंटेन करते हैं। और साथ में फुल लोड करंट की वजह से हमें लॉसेस भी कैसे पता चलते हैं, फुल लोड लॉसेस पता चलते हैं। अब मैं बोर्ड रब करके आपको इवैल्यूएशंस कैसे करने हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट से वो बता देती हूँ। बेटा अभी मैंने यहाँ लिखा था कि लीकेज रिएक्टेंस सैचुरेशन की वजह से अफेक्ट होता है, वो रीज़न क्या था वो मैं बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली जैसे वोल्टेज को हम कम कर देते, बताया था मैंने 15 से 20% या 25% हम रेटेड सप्लाई वोल्टेज रखते हैं, क्योंकि Z इक्विवेलेंट कम हो चुका है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्रिएट होने की वजह से, और I2FL जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो Z इक्विवेलेंट कम होने की वजह से सप्लाई वोल्टेज को हम कम कर देंगे लगभग 25% माना की। और IEEE के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि फ्रिक्वेंसी भी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन वाले सारे पैरामीटर्स इवैल्यूएट करने के लिए फ्रीक्वेंसी को भी 25% के लगभग रखा जाता है रेटेड फ्रीक्वेंसी का।
तो जब मैं कह रही हूँ कि वोल्टेज भी 25% रेटेड सप्लाई वोल्टेज का कर दिया, फ्रीक्वेंसी भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का 25% कर दिया, मतलब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज इन स्टेटर एंड रोटर है। आप जानते हैं ट्रांसफार्मर में जो हमने ईएमएफ इक्वेशन डिराइव की थी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी वैसी ही इंडक्शन मोटर में भी स्टेटर और रोटर की पर फेज वाइंडिंग में इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है। पर वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी अगर मैं करती हूँ तो मुझे 4.445 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, टी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है। तो जब V अपॉन एफ ये रेशो कांस्टेंट रहेगा, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्लक्स की वैल्यू हम इंडक्शन मोटर में बदल देते हैं ना बेटा, चाहे वोल्टेज को बदल के या फ्रीक्वेंसी को बदल के, सेम प्रोपोर्शन में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो ये हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने की वजह से स्टेटर मटेरियल और रोटर मटेरियल का सैचुरेशन हो सकता है और लीकेज रिएक्टेंस जो स्टेटर का और रोटर का है, मतलब x1 और x2 डैश, इनकी वैल्यूज हमें एक्चुअल वाली नहीं मिलेंगी। इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों सेम प्रोपोर्शन में वैरी होना चाहिए ताकि 4.445 t कांस्टेंट रहे, मतलब फाई कांस्टेंट रहे, ये समझिए आप। तो ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है बेटा जो मैं समझाऊंगी। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, जो ड्राइव्स इंडक्शन मोटर पर बेस्ड होती है, उन ड्राइव्स में सप्लाई हमेशा ऐसा रखा जाता है कि जितना वोल्टेज जिस प्रोपोर्शन से बदलता है उतने ही प्रोपोर्शन से फ्रीक्वेंसी भी बदलनी चाहिए। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं अलग वीडियो के थ्रू ये कंटेंट डिलीवर करूंगी। अभी फिलहाल आप समझिए कि अगर वोल्टेज को मैं 25% रख रही हूँ रेटेड का सप्लाई का, रेटेड सप्लाई वोल्टेज का, तो मुझे फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज का 25% रख कर 4.445 t कांस्टेंट रखना चाहिए ताकि x1 और x2 डैश की वैल्यूज एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन में जैसी है वैसी हमें ब्लॉक रोटर टेस्ट से मिल जाए। अब V/F, अब एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे ब्लॉक रोटर टेस्ट का, तो सप्लाई जो है वो V/F कंट्रोल वाला सप्लाई है। हम इसकी वैल्यू V/F की 0 से लेकर 25% ऑफ रेटेड सप्लाई वोल्टेज अपॉन 25% ऑफ रेटेड सप्लाई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम इसको कर देते हैं। जब ये रेशो रेटेड का 25% के आसपास, मतलब रेशो नहीं कहना चाहिए, जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अपने अपने रेटेड के 25% के आसपास रहकर V/F को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, तब लगभग इस सर्किट में हमको रेटेड करंट फ्लो होता हुआ मिलेगा। जैसे ही हमारा I2FL करंट बहने लगेगा, हम बेल्ट की मदद से रोटर को होल्ड कर देंगे और रोटर को घूमने नहीं देंगे। तो सारी की सारी पावर जो W1 W2 के साथ मेजर आउट हो रही है इनपुटिंग वाली, वो W1 प्लस W2 पावर फुल लोड कॉपर लॉसेस मेजर कर रहे होंगे। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होंगे ही नहीं क्योंकि रोटर को हम घूमने नहीं दे रहे। अब आप कहेंगे कोर लॉसेस क्यों नहीं हो रहे, तो कोर लॉसेस इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि सप्लाई वोल्टेज हमारा कम है, तो कोर लॉसेस भी बहुत मिनिमम होते हैं जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब इस तरीके से PBL जो हमें मेजर करके दे रहा है, मतलब W1 प्लस W2 PBL जो मेजर करके दे रहा है, ये दोनों मीटर रीडिंग्स जो होती है उसको मैं ब्लॉक रोटर ब्लॉक्ड का वॉट्स ब्लॉक्ड ऐसा बता रही हूँ। तो ये फुल लोड कॉपर लॉसेस है स्टेटर और रोटर के तीनों फेजेस के। वोल्टेज को मैं VBLL बोल रही हूँ, लाइन वोल्टेज मेजर कर रही हूँ दोनों वोल्ट लाइंस के बीच में, पर फेज का देखूंगी तो VBL होगा जो VBLL डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। और करंट हमें लाइन करंट IBL मेजर करके दे रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि X0 जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है। इस यहाँ पर अभी मैंने जो पहले फिगर बनाया था यहाँ पर R0 भी बना के रखा था, पर बेटा R0 यहाँ हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम उतने कोर लॉसेस होने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि सप्लाई वोल्टेज हमने कम कर दी। तो हम सिर्फ X0 को शंट ब्रांच में रहने देंगे। आप दूसरी बुक्स वगैरह देखिए, जो कुछ बुक्स में यहाँ पर इस ब्रांच को यहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया, बेटा वो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि X0 से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है शंट ब्रांच से। तो इस ब्रांच को मैं ज़्यादा करंट बहने के बावजूद यहाँ से उठा के यहाँ लाकर अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकती। इस शंट ब्रांच को मुझे R1 X1 के बाद ही प्लेस करना पड़ेगा। तो अब फिर से मैं कहूँगी X0 डोमिनेटिंग है, R0 फिलहाल कोई कोर लॉसेस नहीं हो रहे तो मैं उसको रिमूव कर दे रही, तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट वो हो चुका है। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट का जो मैं इम्पिडेंस है उसको मैं ZBL बोल देती हूँ क्योंकि अब मैंने सारी मीटर रीडिंग्स को BL सफिक्स से ले लिया। तो सप्लाई पर फेज का वोल्टेज VBL हो गया,
करंट जो पर फेज में बह रहा है IBL है, Z इक्विवेलेंट जिसको मैं बोल रही थी वो अब मेरा ZBL हो चुका है। तो Z इक्विवेलेंट को ही मैं ZBL बोल रही हूँ बेटा, ZBL मेरा Z इक्विवेलेंट ही है, जो कि Z1 प्लस इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मेरा JX0 हो गया और वो वाला इम्पिडेंस R2 डैश प्लस JX2 डैश ये हो गया, और ये पूरा जो इम्पिडेंस होगा इसका रियल पार्ट RBL बोल रही हूँ और इसका इमेजिनरी पार्ट XBL बोल रही हूँ। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के रियल पार्ट को मैं RP बोल रही हूँ, इसके रिएक्टिव पार्ट को JXP बोल रही हूँ मैं। तो टोटल इसका मतलब RBL जो होगा वो R1 प्लस RP, पैरेलल का P ले लिया तो R1 प्लस RP मेरे लिए RBL हो गया, और X1 प्लस XP मेरे लिए XBL हो चुका है। अब आप समझिए कि दूसरी बुक्स में जैसा इवैल्यूएशन दिया हुआ है ब्लॉक रोटर टेस्ट का, वैसा मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। मेरा डिफरेंस यहीं से क्रिएट हो जाता है, वो क्रिएट हो जाता है कि इस ब्रांच को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, तो मेरा इवैल्यूएशन डिफरेंट है बेटा। अब साथ में मैं ये भी कहूँगी सेल्फ रिएक्टेंस जो होगा स्टेटर वाइंडिंग का वो X1 लीकेज रिएक्टेंस प्लस ये कॉमन रिएक्टेंस है जो दोनों से कनेक्ट हो रहा है स्टेटर और रोटर से, तो ये कॉमन फ्लक्स हो गया, तो इसका मतलब टोटल सेल्फ रिएक्टेंस X11 है। आप लोग प्लीज़ मेरा ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस वाला या तो शॉर्ट देखिए या फिर आप देखिए इक्विवेलेंट सर्किट वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा, या इवन ट्रांसफार्मर एक्शन भी आप देखेंगे वो वाला वीडियो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो X11 X1 प्लस X0 है और X22 जो है वो X1 प्लस X0 है। ये रोटर का सेल्फ रिएक्टेंस है, ये स्टेटर का सेल्फ रिएक्टेंस है, ठीक है। अब मैं RP जब इवैल्यूएट करती हूँ, मतलब RP जो है वो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रियल पार्ट है। आप लोग करके देखिएगा वो इतना आता है बेटा। इसमें भी मैं R2 डैश को निगलेक्ट कर दे रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू X2 डैश, ये बहुत छोटा होता है और ये स्क्वायर है बेटा, ये बहुत बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तो इसको रहने दे रही। तो R2 इंटू X0 स्क्वायर ये मेरा RP की वैल्यू आ जाएगी पैरेलल, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रियल पार्ट। और R1 को मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ DC रेजिस्टेंस मेथड से, मतलब स्टेटर वाइंडिंग के पर फेज रेजिस्टेंस को मैं DC मेथड से मेजर कर सकती हूँ। DC मेथड क्या है, स्टेटर वाइंडिंग के एक वाइंडिंग के अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा दूं और सोर्स के थ्रू करंट बहा दूं, तो जितना करंट बहेगा और जितना वोल्ट मीटर वोल्टेज रीडिंग देगा उन दोनों का रेशियो जो होगा वो DC वोल्टेज हो जाएगा स्टेटर वाइंडिंग का, और उसका 1.5 टाइम्स कर देंगे तो मुझे AC रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं R1 मेजर कर लूँगी। तो अब RP जो है वो RBL माइनस R1 हो जाएगा, RP इज इक्वल टू RBL माइनस R1। RP की वैल्यू अभी अभी मैंने ये निकाली है, तो R2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से, R2 की वैल्यू RP मतलब RBL इंटू R1 इंटू X22 स्क्वायर अपॉन X0 स्क्वायर करके, और RBL को मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ, ये जो वॉट मीटर की रीडिंग्स मुझे मिली PBL, इसको डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ IBL स्क्वायर करूँगी तो मुझे RBL मिल जाएगा, ये रेजिस्टेंस किसका, इस पूरे सर्किट का। ZBL मुझे VBL अपॉन IBL करके मिलेगा, तो मैं XBL निकाल सकती हूँ ZBL स्क्वायर माइनस RBL स्क्वायर से। अब XP क्या है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिएक्टिव पार्ट है, वो रिएक्टिव पार्ट इमेजिनरी होता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो वो X2 डैश आता है कब, जब हम ये अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि X0 इज ग्रेटर दैन X2 डैश, और होगा ही बेटा। जो स्टेटर और रोटर में जो कॉमन फ्लक्स लिंक हो रहा है वो नेचुरली बड़ा होगा X2 डैश से, तो इसलिए X2 डैश जो होगा ये अप्रोक्सीमेशन लगाने पर XP हमें X2 डैश के बराबर मिल जाता है। तो इस तरीके से XP जो है वो X2 डैश के बराबर है। तो XBL जो होगा वो X1 प्लस XP, अभी मैंने नीचे एक्सप्रेशन लिखा था, XP को मैं X2 डैश से रिप्लेस कर दूंगी। और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज की मोटर्स होती है, उसमें X1 X2 का जो रेशियो रहता है 30-70%, 40-60% या 50-50 लेते, तो मैं 50-50 वाला लेकर X1 को XBL का 50% और X2 को XBL का 50% करके इवैल्यूएट कर ले रही हूँ। साथ में नो लोड टेस्ट का हमें शंट ब्रांच का रिएक्टेंस पता करना बाकी था, जो नो लोड टेस्ट के रिएक्टेंस जो इवैल्यूएट होता है माइनस
x1 स्टेटर साइड का रिएक्टेंस इसको सब्ट्रैक्ट करके आता है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके xnl की जो वैल्यू मिली थी वहाँ से x1 को सब्सटीट्यूट करके सब्ट्रैक्ट करके x0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। और आयरन लॉसेस की वैल्यू नो लोड टेस्ट के टाइम पे W1 प्लस W2 नो लोड टेस्ट की जो रीडिंग थी उसमें से 3 टाइम्स ऑफ INL स्क्वायर, और R1 अभी मैंने DC मेथड से मेजर करने की बात की थी और उसका 1.5 लेंगे तो वो R1 हमें AC रेजिस्टेंस, AC सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से 3 टाइम्स ऑफ INL स्क्वायर इंटू R1 करके ये मुझे आयरन लॉसेस की वैल्यू मिल जाएगी। और फुल लोड कॉपर लॉसेस मुझे ब्लॉक रोटर टेस्ट से W1 प्लस W2 की एडिशन से मिल जा रहा है। तो मुझे सारे पैरामीटर्स इक्विवेलेंट सर्किट के इवैल्यूएट हो रहे हैं, सारे लॉसेस मुझे नो लोड टेस्ट से, ब्लॉक रोटर टेस्ट से, सेपरेशन ऑफ विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस फ्रॉम द नो लोड लॉसेस से मुझे मिल जा रहा है। मतलब किसी भी टाइप का मैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन 3 फेज इंडक्शन मोटर का कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे R1 मिल रहा है, यहाँ से मुझे R2 मिल रहा है, ऐसे मुझे X1 मिल रहा है, X2 मिल रहा है, ये मुझे शंट ब्रांच का रिएक्टेंस मिल रहा है, शंट ब्रांच के रेजिस्टेंस को मैं नो लोड टेस्ट में ही फाइंड आउट करके बता चुकी हूँ, ये आयरन लॉसेस मिल रहे हैं, ये कॉपर लॉसेस मिल रहे हैं। इस तरीके से सब कुछ मुझे पता चल जा रहा है इंडक्शन मोटर से रिलेटेड परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मेरे सारे वीडियोस नो लोड टेस्ट का, सेपरेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और ये ब्लॉक रोटर टेस्ट का कंटिन्यूटी में आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे वीडियोस से इन डेप्थ अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रियल नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए बेटा। मैं जो बुक्स रेफ़र करती हूँ वो पुराने ऑथर्स की बहुत अच्छी बुक्स है जिससे मैंने पढ़ाई की हुई है, वो सारी बुक्स को रेफ़र करती हूँ और मैं रियलिस्टिक वे में सारे इवैल्यूएशन सामने लाने की, सारे कॉन्सेप्ट्स को लाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।